हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी डाकू महाराज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मदनपल्ली गांव से, जो अपने चाय के बगीचे में घूम रही थी। तभी उसका डॉगी भागने लगता है और वैष्णवी भी उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। जिसके बाद वो देखती है कि उसका डॉगी एक गोडाउन में चला जाता है, जहाँ पर हम नायडू नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। और वो कुत्ता काफी भौंक रहा था, इसलिए नायडू उसे मार देता है। जो देखने के बाद वैष्णवी को काफी बुरा लगता है और वो अपने नाना कृष्णमूर्ति को सब कुछ बता देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति ने अपना चाय का बागान एमएलए नायडू को लीज पर दिया था, लेकिन एमएलए नायडू का भाई वहां पर जानवरों की तस्करी कर रहा था। जैसे ये बात कृष्णमूर्ति को पता चलती है, वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। हालांकि कुछ लोग उसे रोक रहे थे क्योंकि नायडू काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन कृष्णमूर्ति भी अन्याय के सामने झुकने वाला नहीं था, इसलिए वो कंप्लेंट फाइल कर देता है। अब जैसे ये बात एमएलए नायडू को पता चलती है, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो कृष्णमूर्ति को सबक सिखाएगा। सबसे पहले नायडू अपने भाई को एक सेफ जगह पर रखता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। जिसके बाद वो कृष्णमूर्ति के स्कूल जाता है और उसे धमकाता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन कृष्णमूर्ति कहता है कि वो ऐसा हरगिज भी नहीं करेगा। जो सुनने के बाद जब कृष्णमूर्ति अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, तभी नायडू के लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और कृष्णमूर्ति को धमकाते हैं कि अगर उसने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो नेक्स्ट टाइम वो वैष्णवी को मार देंगे। जो सुनने के बाद भी कृष्णमूर्ति नहीं डरता और फैसला करता है कि वो नायडू को सजा दिलाकर रहेगा। जिसके बाद हम कृष्णमूर्ति के एक सर्वेंट को देखते हैं जो अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वैष्णवी की जान खतरे में है, ये महाराजा को बता दे। जिसके बाद हम महाराजा नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जेल में था और उसे पुलिस तिहाड़ जेल में लेकर जा रही थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन पर अटैक भी कर सकता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। पुलिस को लगता है कि शायद ये महाराज को मारने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग महाराज को छुड़ाने के लिए आए थे और उसे बताते हैं कि वैष्णवी की जान खतरे में है। जो सुनने के बाद महाराज तुरंत वैष्णवी के घर आ जाते हैं। वो वहां पर एज ए ड्राइवर जॉब पर लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैष्णवी की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों ने वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को रखा था, जिसका नाम मुझे नहीं पता, इसलिए हम उसे उर्वशी कह के बुलाएंगे। उर्वशी जब पहली बार नाना जी को देखती है तो उसकी बातों से वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद हम वैष्णवी को देखते हैं, जिसे देखकर नाना जी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जो देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि जरूर नाना जी और वैष्णवी का कोई कनेक्शन था। तो वही वैष्णवी को भी नाना जी पसंद आते हैं और वो उन्हें एज ए ड्राइवर रख लेती है। जिसके बाद नाना जी वैष्णवी का काफी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। जिसके बाद हम नायडू के भाई को देखते हैं जो एक जगह पर छुपा हुआ था। तभी वहां पर नाना जी आते हैं और उसे काफी ज्यादा पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब ये बात एमएलए नायडू को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका भाई उसे बताता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो वो आदमी उसे मार देता। जो सुनकर एमएलए काफी शॉक था कि आखिर कौन है जो उसके भाई के पीछे पड़ा है। तभी नायडू को छोटे ठाकुर का कॉल आता है, जो देखकर वो काफी डर गया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति ने नायडू को जो बागान लीज पर दिया था, वहां पर नायडू कोकेन उगा रहा था और उसी के लिए उसे छोटे ठाकुर का कॉल आया था, क्योंकि वो कोकेन उनका था और उन्हें माल की डिलीवरी चाहिए थी। लेकिन नायडू के भाई का इलीगल बिजनेस भी वहीं से पकड़ा गया था, इसलिए पुलिस वालों ने उस एरिया को सील कर दिया था, जिसकी वजह से नायडू अपना माल निकाल नहीं पा रहा था। इसलिए छोटे ठाकुर नायडू को 2 दिन का वक्त देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने 2 दिन के अंदर माल की डिलीवरी नहीं की तो वो उसे मार देंगे। जो सुनने के बाद नायडू और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद वो फिर से वैष्णवी को किडनैप करता है और ये जब नाना जी देखते हैं तो वो वैष्णवी को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। वो नायडू के सारे आदमियों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उन सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो वही उर्वशी ये सब देखकर नाना जी से काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद नाना जी नायडू को कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि आइंदा से वो वैष्णवी और उसकी फैमिली से दूर रहे, नहीं तो जैसी हालत उसने उसके आदमियों की है वैसे ही उसकी भी करेगा। ये सुनने के बाद नायडू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नाना जी को कोकेन के बारे में पता चल गया था। साथ ही उसे ये भी पता था कि नायडू तो बस मोहरा है, असली राजा तो कोई और है, इसलिए नाना जी उसके बारे में पता करना चाहता था। जिसके बाद हम स्टीफन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और उसे ऑर्डर मिलता है कि उसे महाराज को जिंदा पकड़ना है। एक्चुअली महाराज को पुलिस वाले डाकू महाराज कह के बुलाते थे। अब स्टीफन महाराज के बारे में सब कुछ पता करता है
और उसे पता चलता है कि महाराज कृष्णमूर्ति की फैमिली के साथ है। इसलिए वो वहां पर आता है और ऐसे दिखाता है कि वो नाना जी का साला है और नाना जी को अपने घर के किसी काम की वजह से ले जा रहा है। तो वही नाना जी भी स्टीफन को कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते तो उन सारे लोगों को उनकी सच्चाई का पता चलता। इसलिए वो चुपचाप स्टीफन के साथ जाने लगते हैं। अब जैसे ही नाना जी को वहां से लेकर जाते हैं, कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए छोटे ठाकुर आते हैं और कृष्णमूर्ति से कहते हैं कि वो उनके बगीचे में कोकेन उगा रहे हैं और वो चाहते थे कि नायडू को बीच में ला लेकर वो और कृष्णमूर्ति डायरेक्ट बिजनेस करे। अब ये सुनने के बाद कृष्णमूर्ति काफी शॉक था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनके बगीचे में कोकेन है और वो छोटे सरकार से इसके लिए मना कर देता है। जो सुनने के बाद छोटे सरकार काफी गुस्सा हो जाता है और कृष्णमूर्ति से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उसके साथ बिजनेस करना ही होगा। तो वही जैसे ये बात नायडू को पता चलती है, तो वो छोटे ठाकुर पर काफी गुस्सा होता है और उसे काफी बातें सुनाता है, जिससे छोटे ठाकुर गुस्सा हो जाता है और वो नायडू को खत्म कर देता है। जिसके बाद छोटे ठाकुर अपने लोगों को कृष्णमूर्ति के घर भेजता है, ताकि वो लोग कृष्णमूर्ति की फैमिली को खत्म कर सके। तो वही कृष्णमूर्ति की फैमिली जब इन लोगों को देखती है तो वो काफी डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर महाराज के लोग आते हैं और इन सबको बचा लेते हैं। लेकिन जैसे एक आदमी वैष्णवी को मारने वाला था, तभी वहां पर नाना जी आते हैं और वैष्णवी को बचा लेते हैं। साथ ही नाना जी समझ गए थे कि ये सब कुछ छोटे ठाकुर ने किया है, इसलिए वो उस बगीचे में जाते हैं जहाँ पर छोटे ठाकुर अपने लोगों के साथ कोकेन चुरा रहे थे और वो वहां आकर सबको एक के बाद एक पीटने लगते हैं। वहां जब छोटे ठाकुर नाना जी का चेहरा देखता है, तो वो अपने भाई ठाकुर को कॉल करके बताता है कि महाराज वापस आ चुका है। जो सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है कि महाराज को वो खुद मारेगा, ना कि उनका छोटा भाई। लेकिन इससे पहले कि उनका छोटा भाई कुछ कर पाता, महाराज उसे मार देता है। लेकिन महाराज को काफी चोट लगी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर स्टीफन भी था और स्टीफन डॉक्टर से कहता है कि वो उसे बेहोश रखे, क्योंकि वो उसे जेल में लेकर जाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि जब तक वो जेल में पहुंचे महाराज को होश आए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीफन ने महाराज को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि स्टीफन के सीनियर को महाराज के लोगों ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से स्टीफन को महाराज को छोड़ना पड़ा था। तो वही कृष्णमूर्ति समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब लोग हैं कौन और वो उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद उनका सर्वेंट उन्हें बताने लगता है कि वो लोग एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं था। गांव वालों को काफी मुश्किल से कभी कभार पानी मिलता था। साथ ही वहां पर ठाकुरों का राज था और वो ठाकुर तीन थे। तीनों ही काफी ज्यादा क्रूएल और रूड थे, जो गांव वालों को काफी परेशान किया करते थे। साथ ही वो लोग वहां पर इलीगल माइनिंग भी किया करते थे, जहां से मार्बल्स निकलते थे और उसके बदले में वो गांव वालों को कुछ भी नहीं देते, जिसकी वजह से गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही पीने के लिए पानी। लेकिन एक दिन उन्होंने अखबार में देखा कि उनके यहाँ पर नया सिविल इंजीनियर आया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि महाराज थे। इसलिए गांव वाले उनसे मिलने गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जिसके बाद महाराज और उनकी वाइफ, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो उस गांव में आ गए और वहां पर चेक करने पर उन्हें पता चला कि चंबल की जो नदी है, वहां से उस गांव को पानी दिया जा सकता है। लेकिन वहां पर उन्हें डैम बनाना होगा और वो डैम वहां पर बनेगा जहां पर ठाकुर इलीगल माइनिंग किया करते थे। इसलिए महाराज और उनकी वाइफ कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें डैम बनाने की परमिशन दे दे, और कलेक्टर भी इसके लिए मान गई। जिसके बाद ठाकुर ने महाराज को अपने घर पर बुलाया और उसे पैसों की लालच दी और उसे कहा कि वो उसे 5 करोड़ रुपए देगा, वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। जो सुनने पर महाराज गुस्सा हुआ और उसने ठाकुर से कहा कि वो गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। अगर उसे पैसे कमाने होते तो अब तक वो बहुत कमा चुका होता। साथ ही महाराज ठाकुर से कहता है कि अब उसकी कोई भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि कलेक्टर भी इसके लिए राजी है, इसलिए ठाकुर अब कुछ भी नहीं कर सकता। तभी महाराज को पता चलता है कि एक्चुअली कलेक्टर ठाकुर की वाइफ थी और ठाकुर जो भी कहता वैसा उसे करना पड़ता। ये देखकर महाराज समझ जाता है कि कलेक्टर कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जिसके बाद महाराज इरिगेशन मिनिस्टर के पास जाता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो भी ठाकुर के साथ मिला हुआ था। अब जब महाराज गांव के डैम के लिए फाइट कर रहा था, तभी ठाकुर जाकर उनका गांव जला देता है और वहां के बहुत से लोगों को मार देता है। जैसे ये बात महाराज को पता चलती है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ठाकुर के दोनों भाइयों को मार देता है। ठाकुर तब घर में नहीं था, जिसकी वजह से वो बच गया था। तो वही ठाकुर की वाइफ महाराज को शांत करवाती है और उसे कहती है कि ठाकुर काफी खतरनाक है, इसलिए महाराज को खुद का ध्यान रखना होगा। जिसके बाद महाराज ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी पहचान से काफी सारे हथियार खरीद लिए। जिसके बाद वो लोगों को ट्रेन करने लगा ताकि वो ठाकुर के खिलाफ लड़ सके।
एक्चुअली महाराज का असली नाम सीतारामन था, लेकिन गांव वालों को उसमें महाराज दिखा, इसलिए वो लोग उसे महाराज कह के बुलाने लगे। जिसके बाद महाराज ने गांव वालों को ट्रेन कर दिया, जिसके बाद सभी लोग उसे डाकू महाराज कह के जानने लगे। अब महाराज ने ठाकुर के दो बड़े भाइयों को तो मार दिया था, लेकिन ठाकुर अभी जिंदा था और वो महाराज को मारने की प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद हम कलेक्टर को देखते हैं, जो महाराज की वाइफ से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि उसी की वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कलेक्टर अपने पति का साथ देना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि उसका पति गाँव वालों के साथ काफी गलत कर रहा है, इसलिए उसने पहले भी तो सिविल इंजीनियर्स को बुलाया था ताकि वो गाँव वालों के लिए डैम बना सके। लेकिन वो दोनों लालची निकले और ठाकुर से पैसे लेकर भाग गए। लेकिन जब कलेक्टर को सीतारामन के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे यहाँ पर बुलाया और गाँव वालों को भी यकीन दिलाया कि यही है जो उनके लिए डैम बना सकते हैं। और जैसा कलेक्टर ने सोचा था, वैसे महाराज काम पर लग गया। ना ही वो ठाकुर से डरा और ना ही उनके लालच में फंस गया। जिसके बाद कलेक्टर बताती है कि ठाकुर और इरिगेशन मिनिस्टर मिलकर महाराज को मारने की प्लान कर रहे हैं, इसलिए महाराज को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अब ये सब सुनने के बाद महाराज की वाइफ कलेक्टर से पूछती है कि अगर कलेक्टर उनका साथ देगी तो उसका पति उसे मार देगा। जिस पर कलेक्टर का कहना था कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। साथ ही वो कहती है कि उसके लिए महाराज उसके भाई जैसा है, इसलिए वो जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका भाई उसे कुछ भी होने नहीं देगा। अब जब महाराज को पता चलता है कि इरिगेशन मिनिस्टर उसे मारना चाहता है, तो वो इरिगेशन मिनिस्टर को पकड़ता है और उसे काफी ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद उसका एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो इरिगेशन मिनिस्टर कह रहा था कि उसने बहुत बड़े स्कैम किए हैं और इसमें ठाकुर भी उसके साथ मिला हुआ है। अब महाराज के पास एक प्रूफ आ गया था, इसलिए वो कलेक्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो ये प्रूफ लेकर दिल्ली जा रहा है। तभी हमें पता चलता है कि ठाकुर को पता चल गया था कि उसकी वाइफ भी महाराज के साथ मिली हुई है और अब वो उसे मारना चाहता था। अब जैसे ये बात महाराज को पता चलती है, तो महाराज उसे कहते हैं कि वो उसे कुछ भी ना करे, लेकिन ठाकुर कहता है कि या तो महाराज आकर उसकी वाइफ को बचाए या तो वो उसे मार देगा। अब ये सुनने के बाद महाराज अपना प्रूफ छोड़ देता है और ठाकुर की वाइफ को बचाने के लिए वहां पर आने लगता है। तो वही हम ठाकुर की वाइफ को देखते हैं, जो अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन ठाकुर उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी को चोट लगती है, जो कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी थी। अब ये देखने पर ठाकुर की वाइफ उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उन्हें अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर को बस महाराज को मारना था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि जब तक वो महाराज को नहीं मारता, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद ठाकुर की वाइफ गुस्सा हो जाती है और ठाकुर पर वार करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो ठाकुर को मारती, ठाकुर उसे मार देता है। तभी वहां पर महाराज भी आता है और कलेक्टर की ये हालत देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो ठाकुर को काफी पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वो ठाकुर को मारता, ठाकुर का भाई ठाकुर को लेकर वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद कलेक्टर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले कलेक्टर ने महाराज से वादा लिया था कि वो उसकी बेटी वैष्णवी को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा और महाराज ने भी अपनी बहन से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो वैष्णवी को प्रोटेक्ट करके रहेगा। अब जैसे कि वैष्णवी की माँ ने कहा था, महाराज वैष्णवी को उसके नाना जी के घर छोड़ देता है और वहां पर अपने कुछ लोग भी रखता है ताकि वो वैष्णवी का ध्यान रख सके। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कृष्णमूर्ति को अब महाराज का राज पता चल गया था और वो समझ जाते हैं कि महाराज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वहां पर ठाकुर आता है और वो कृष्णमूर्ति की फैमिली पर अटैक करने लगता है। तो वही महाराज के लोग ठाकुर के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन महाराज अभी तक होश में नहीं आया था। कृष्णमूर्ति डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो महाराज को होश में लाए, जिसके बाद डॉक्टर भी कोशिश करने लगता है और आखिरकार महाराज होश में आ जाता है। जब उसके सामने ठाकुर आता है, तो महाराज को सारा फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह ठाकुर ने कलेक्टर और गांव वालों को मार दिया था। जिसके बाद महाराज और ठाकुर में काफी फाइट होती है और आखिरकार महाराज ठाकुर को मार ही देता है और इस तरह से उसने वैष्णवी के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, जिससे वैष्णवी अब सेफ थी। तो वही स्टीफन को भी जब महाराज की कहानी पता चलती है, तो वो उसे पकड़ता नहीं। जिसके बाद महाराज हैप्पीली अपने घर वालों के साथ रहने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डाकू महाराज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।